नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पांचवें चरण के चुनाव की। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को होगा। आज चुनाव प्रचार बंद हो गया है। इन 14 सीटों पर दो सीटें बहुत खास हैं, या यूं कहें 3 सीटें जो चर्चा में हैं। अमेठी और रायबरेली के साथ साथ लखनऊ सीट भी चर्चा में है, क्योंकि राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश के गृह मंत्री रहे पिछले कार्यकाल में, इस दफा रक्षा मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये जो सीट है लखनऊ सीट, राजनाथ सिंह के लिए सीट सेफ सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली सीट है। तो यहाँ जो सीधा सीधा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह की जो छवि है, व्यक्तित्व है, उसे धर्म और जातियों में नहीं बांटा जा सकता। वो पसंदीदा नेता हैं जनता के। बेशक यहाँ रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, बसपा ने यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, लेकिन राजनाथ सिंह इस सीट पर डोमिनेंट कैंडिडेट माने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव है, रिजल्ट आने के बाद ही जीत सुनिश्चित होती है, लेकिन फिलहाल लखनऊ की लड़ाई में राजनाथ सिंह भारी हैं। अब बात करेंगे हम रायबरेली की। रायबरेली पर राहुल गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी के सीट छोड़ने के बाद इस सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यहां पर मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है ये मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। हालांकि अमित शाह ने जब वहां रैली की थी, उसके बाद वो मनोज पांडे के घर भी गए थे, एक स्टंट उन्होंने वहां कायम किया था, लेकिन वो स्टंट ज्यादा कारगर साबित होता नहीं दिख रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही हैं ग्राउंड जीरो से, उनके मुताबिक राहुल गांधी की जीत एक तरफा हो रही है। बात करेंगे अमेठी सीट की। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी और केएल शर्मा का मुकाबला है। विश्लेषकों की माने तो जब राहुल गांधी के इंतजार में अमेठी थी, लेकिन जब कांग्रेस ने नाम फाइनल किए और केएल शर्मा का नाम सामने आया, तो उसके बाद लोगों में मायूसी छाई थी कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं आए। लेकिन 48 घंटे के भीतर वो जो परिस्थितियां थी वो बदल गईं और केएल शर्मा को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यहां पर अमेठी पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि स्मृति ईरानी के बारे में आप जब चर्चा करेंगे तो उनकी खूबियों से ज्यादा उनकी कमियां गिनाई जाने लगी हैं। दरअसल उनको बेहद घमंडी नेता करार दिया गया है अमेठी के भीतर, और जो उनके आसपास के लोग हैं उन्हें तो और ज्यादा घमंडी करार दिया गया है कि वो लोगों की सुनते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं। दूसरा, वहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स हो रही है और जो सत्ता का प्रभाव वहाँ के लोगों पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है या दिखाया गया है, उसके चलते भी चीजें विपरीत हुई हैं। और स्मृति ईरानी लगातार जो है वो मुकाबला उनके लिए बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण होता जा रहा है, या यूं कहें कि कांग्रेस का पलड़ा वहां भारी हो रहा है। किशोरी लाल शर्मा है, वो स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जब 20 मई को मतदान होगा तो मुकाबला किस करवट होगा, कौन किस पर भारी रहेगा, 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस सीट पर भी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली अमेठी के बाद हम बात करेंगे कैसरगंज की। कैसरगंज पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी हैवीवेट सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के मुकाबले मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ ब्रजभूषण शरण की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। बेशक वो विवादों में रहे, उसके बाद पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ जो लड़ाई बेशक संघर्षपूर्ण है, लेकिन भारी भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। यानी 14 सीट में से अगर हम बात करें तो सेफ सीट के तौर पर कैसरगंज और लखनऊ भारतीय जनता पार्टी
के खाते में दिखाई देती है, जो सेफ सीट मानी जा रही है, और 2 सीटें रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि एक सीट मोहनलालगंज भी है, जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बन एरिया इस सीट पर ज्यादा है, अर्बन वोटर्स की तादाद ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी हैवी वेट पार्टी मानी जा रही है कि यहाँ पर भारी भरकम पार्टी ये सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। तो 14 सीटों का मुकाबला है। बुंदेलखंड की सीटें रहेंगी, जालौन उरई सीट रहेगी, हमीरपुर महोबा हमीरपुर सीट रहेगी, झांसी ललितपुर सीट रहेगी, चित्रकूट बांदा सीट रहेगी, और दोआब की 2 सीटें हैं, फतेहपुर और कौशाम्बी। तो अगर हम बात करें बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ये 4 सीटें हैं। यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, या यूं कहें कि ये सीटें बुरी तरह फंसी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन सीटों पर मुकाबला आसान नहीं है। यहाँ चुनाव के दौरान अगर जो विश्लेषक बता रहे हैं कि जो ओबीसी वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो रहा है। जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसके इतर बुंदेलखंड में जो तस्वीर है वो दूसरी बनती दिखाई दे रही है। या यूं कहें कि संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के लिए जो वोटर है वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ओबीसी से ताल्लुक रखता हो या एससी से ताल्लुक रखता हो, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, मुखालफत में है। लिहाजा वो इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहा है। उसकी वजह है कि महंगाई, बेरोजगारी, और साथ ही साथ जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, वचन पत्र जिसे कांग्रेस ने दिया है, 5 न्याय 25 गारंटी वाली जो स्कीम कांग्रेस की है, वो जमीन तक पहुंची है। यानी जो सीडिंग राहुल गांधी ने शुरू की थी, अब उसका अंकुरण हुआ है, और उस अंकुरण के बाद वो पौधा पनपता दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने तीसरे चरण में भी देखा, चौथे चरण में भी देखा, इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। बावजूद इसके जो बीएसपी का कोर वोटर है, बड़ी तादाद में वो वोटर इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट हो रहा है। और 5वें चरण में भी यही खबर आ रही है कि बुंदेलखंड में, जैसे चित्रकूट बांदा की हम बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद को यहां से उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी हैं, और इधर बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है। तो ब्राह्मण और बीएसपी का कोर वोटर मिलके इस सीट को बीएसपी के फेवर में ले जा सकते हैं, लेकिन जो बीएसपी का कोर वोटर है वो इस बार बीएसपी को नकारने के बाद राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह है संविधान बचाना। तो ये 4 बुंदेलखंड की सीटें हैं जिन पे चारों में जो लड़ाई है बहुत जबरदस्त है। इन सीटों पर ऊंट किस करवट बैठेगा ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल झांसी जैसी सीट जो कांग्रेस का, वहां पर कहीं संगठन नहीं है, बेस वोटर नहीं है, बावजूद इसके प्रदीप जैन आदित्य के सामने भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी हैं, आलोक शर्मा जी, उन्हें लोग कम पसंद कर रहे हैं। उसकी वजह है कि वो 4.25 साल तक फील्ड से गायब रहे। प्रदीप जैन आदित्य के बारे में कहा जाता है कि वो जनता के लिए सरल हैं और मुफीद हैं, जनता जब चाहे उन्हें संपर्क कर सकती है। तो प्रदीप जैन आदित्य क्योंकि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं कांग्रेस के, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी में जो छवि का आकलन हुआ है, वो सरल छवि की वजह से प्रदीप आदित्य पसंद किए जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का साथ है, लिहाजा जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के पुराने कुकर्मों को भी भूलकर इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि जब विधानसभा चुनाव आएगा 27 में, तब परिस्थितियां दूसरी होंगी। फिलहाल 2024 को, यानी केंद्र को दृष्टिगत रखते हुए लोगों की जो सोच है वो बहुत साफ है कि इस बार हमें केंद्र की लड़ाई लड़नी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में जो वोटर खड़े हुए हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो झांसी पर जो लड़ाई है वो कसमकस भरी हुई जरूर है, लेकिन यहाँ कांग्रेस भारी दिखाई देती है। और उसके बाद हम बात करेंगे फतेहपुर सीट की। फतेहपुर जो कि दोआब की सीट है,
गंगा यमुना के बीच की सीट है। फतेहपुर पर जो मुकाबला है बड़ा जबरदस्त दिखाई दे रहा है। वहां सपा से नरेश उत्तम पटेल हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, अभी हटाए गए हैं, और सामने उनके साध्वी निरंजन ज्योति हैं जो 2 बार की सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रही हैं। तो साध्वी निरंजन ज्योति और नरेश उत्तम पटेल के बीच मुकाबला बहुत कांटे का है। इस बार जो संविधान बचाने के लिए दलित वोटर खड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ जाटव शामिल नहीं है, इसमें कोरी भी हैं, दूसरी जातियां भी हैं, जैसे वाल्मीकि हैं, तमाम जातियां हैं जो संविधान बचाने के लिए आगे आई हैं और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हैं। तो फतेहपुर सीट बहुत बुरे तरह से फंसी हुई है। यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति और नरेश उत्तम पटेल का मुकाबला जो जबरदस्त दिखाई देता है। कौशाम्बी सीट रिजर्व सीट है, इस सीट पर भी मुकाबला कांटे का है, कहा नहीं जा सकता ऊंट किस करवट बैठेगा। तो 14 सीटों में मोहनलालगंज, जैसे मैंने बताया आपको, अर्बन एरिया की सीट है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई देती है। गोंडा सीट भी इस बार संकट में है। गोंडा सीट की बात करें तो गोंडा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं दिखाई देती कि वो जीत ही जाएगी। यहां भी मुकाबला कड़ा, और समीकरण वही है कि संविधान बचाने के लिए जो दलित वोटर बीएसपी से हटकर इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट हो रहा है, तो गोंडा पर तय होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। रायबरेली अमेठी मैंने आपको बता ही दिया। बाराबंकी और फैजाबाद, बाराबंकी और फैजाबाद एक तरफा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी हो सकती है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो इस तरह जब आप नजर डालते हैं तो 14 सीटों में से जो 4 सीट, जैसे मैंने बताया आपको, कांग्रेस, रायबरेली और अमेठी यहां सेफ दिखाई देती है। लखनऊ, कैसरगंज और मोहनलालगंज, इन 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सेफ दिखाई देती है। 9 सीट पर मुकाबला फंसा हुआ है, या फिर यूं कहें कि 14 सीट में से 10 सीट पर गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन है, और 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, यानी जो 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जो 5वें चरण की 13 सीटें, उनमें से सिर्फ रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो बांदा, हमीरपुर, महुआ, हमीरपुर, जालौन, झांसी, गोंडा, कैसरगंज, मोहनलालगंज, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत टाइट है। 10-4 की लड़ाई मैं मान के चल रहा हूं। इसमें जो 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी 9 सीट गंवाने की स्थिति में आ गई है, और महज 4 सीट पर यहां भारतीय जनता पार्टी सिमटती दिखाई दे रही है। हालांकि 20 तारीख को जब चुनाव होगा उसके बाद वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसकी वजह जो मैं कह रहा हूं कि आपके सामने 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह यह है कि जो पहले चरण से हमने चुनाव देखा, दूसरा चरण देखा, तीसरा चरण देखा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के शुरुआत से ही जो संगठन, जो पन्ना प्रमुख तक का जो संगठन है, वो बिखरा हुआ नजर आया है। जो विधायक हैं वो बिखरे हुए नजर आए हैं। विधायकों की बात सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है। कई विधायक निष्क्रिय दिखाई देते हैं। उसकी वजह है कि जो प्रत्याशी दिए गए हैं उनका विरोध है। विधायक और प्रत्याशी की पटरी नहीं खाती, कहीं प्रत्याशी और जनता की पटरी नहीं खाती। तो यही स्थिति 5वें चरण में भी है। जो प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं, या फिर जो सेंट्रलाइज्ड पावर हुई है, या यूं कहें कि जब आप सांसद से किसी काम की कहिएगा तो वो पीएमओ के बिना कोई काम कर नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में पावर नहीं है, वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर रह गए। विधायक से आप काम की कहिएगा तो सेंट्रलाइज्ड हो गया है काम, वो मुख्यमंत्री के जरिए होगा या किसी बड़े मंत्री के जरिए होगा। जमीन पर विधायक जी की डीएम और एसएसपी सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि विधायक क्या काम करने की कह रहे हैं। डीएम और एसएसपी के नजरिए में वो जो उन्हें सीएमओ से निर्देश मिले हैं उसके अनुसार विधायक को उतना मजबूत नहीं करना जिससे कि वो आप पर हावी हो, आप उस पर हावी रहिए। लिहाजा ये बड़े कारण हैं जिसकी वजह से जो पन्ना प्रमुख वाली पार्टी है वो बिखर रही है। यानी उसका संगठन कागजों में तो दर्ज है पन्ना प्रमुख तक, लेकिन वो संगठन आपको कहीं
चुनाव में काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये चौथे चरण तक स्थिति है। पांचवें चरण में भी कमोवेश यही स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उसमें से उत्तर प्रदेश का जो पांचवा चरण है वो बेहद खतरनाक हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। 14 में से मात्र 4 सीटों पर ही लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देती है, जो एक तरफा है, जिसको हम एक तरफा कह सकते हैं। लेकिन बाकी 10 सीटों पर, यानी 10 में से 2 अगर हम अमेठी और रायबरेली निकाल दें, उसके बाद 8 सीटें, 8 सीटों पर बहुत संघर्षपूर्ण लड़ाई है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। फिलहाल ये पांचवा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद नहीं है, क्योंकि यहाँ ओबीसी वोटर का जो लब्बो लुआब है वो समझिए आप वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि तीसरे और चौथे चरण में साफ देखा गया कि पाल बघेल वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, जाटव वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, लोध वोटर है अलीगढ़ सीट पर दिखाई दिया, वो भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ समाजवादी पार्टी को वोट करता हुआ दिखाई दिया। इन सब सीटों पर भी लोधी वोटर बड़ी अच्छी तादाद में है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 किलो राशन वाला वोट जो है वो जरूर मिलेगा, जो इंटरनल चीजें हैं, लेकिन उतनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी फील्ड में दिखाई नहीं देती। अगर हम बात करें जो सवर्ण वोटर है, जिसको लाला, बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण वोट, तो ब्राह्मण वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 70% खड़ा दिखाई देता है। ठाकुर वोटर जो छिटका है वो कई जगह स्प्लिट हुआ है, या फिर यूं कहें 2 ही जगह स्प्लिट होगा, भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन को। तो इंडिया गठबंधन में 30% या 40% ठाकुर वोटर स्प्लिट हुआ है। हालांकि फर्रुखाबाद सीट पर ये अलीगंज विधानसभा पर देखने को नहीं मिला था, लेकिन आगे जो चरण 5वां चरण है इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीसरे चरण में साफ तौर पर दिखाई दिया था ये। और बात करें हम लाला वोटर की, तो लाला वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटेड दिखाई देता है, लेकिन उसमें भी टेंडेंसी ये हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट करने की इच्छा नहीं रखता है तो वोट पोलिंग बूथ तक जाएगा जरूर, वो नोटा को वोट करके आएगा। वैश्य समाज के वोट की बात करें तो वैश्य समाज में एक नाराजगी, या फिर यूं कहें कि वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों से अंदर ही अंदर प्रभावित और कुंठित जरूर था। हालांकि वो मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं, या फिर यूं कहें कि केजरीवाल का जेल जाना भी एक कारण है जो कुंठा पैदा कर गया इस समाज में, जिसकी वजह से लोगों में वोट डालने की जो इच्छा शक्ति थी वो कम हुई है। लोग वोट डालने नहीं जा रहे, और डालने भी जा रहे हैं, जैसा कि मैंने तीसरे चरण में और दूसरे चरण में देखा, चौथे चरण में भी देखा। लोग वोट डालने गए जरूर, लेकिन उन्होंने किसी भी दल को चुनने की अपेक्षा नोटा को प्रेस किया है, नोटा को वोट दिया है। यानी बड़ी तादाद में आपको नोटा का भी समर्थक इस लोकसभा चुनाव के परिणाम में दिखाई देने वाला है। तो कुल मिलाकर लब्बे लुआब की हम ये बात करें तो 5वां चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। लड़ाई फंसी हुई है, हर एक सीट पर फंसी हुई है। 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन हावी दिखाई देता है, 4 पर भारतीय जनता पार्टी। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर, कमेंट करिए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मरकरी माइक को, हमारी इस स्वतंत्र आवाज को और बुलंद करिए, हमें लाइक करिए, हमारा वीडियो शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी समीक्षा पहुंच सके। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।